अब ठीक है क्या? ठीक है, तो बता दो एक बार, मुझे सही बता दो एक बार भाई। आ रही है आवाज सबको? बेटा हमेशा ईयरफोन का देख लो, ईयरफोन का यूज कर लो। मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, सेम बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है जैसा वो यूज कर रहा हूँ ना। देखो एक बार चेक करो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा अभी। देख लो एक बार चेक करो। ठीक है ना बेटा? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। कल तक मैंने शायद भारतीय जो इतिहास था अर्थव्यवस्था का, उसके बारे में बात कर ली थी। उसके बाद आगे देखना है हमें, अगर वहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो देख सकता है, वो पूछ सकता है मुझसे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डबल इसलिए आ रही बेटा, मैं दूसरा यूज कर रहा था, एक और मेरे पास ही था इसलिए वो डबल आ रही है। अब नहीं आ रही होगी डबल मेरे साथ शायद, एक और फोन का मैं यूज कर रहा था जिसमें मैं कमेंट देख रहा था इसलिए डबल आ रही है। अब नहीं आनी। देखो बेटा अब तो नहीं आ रही होगी। प्रिया भारद्वाज, अब तो नहीं आ रही डबल। अब ठीक है, अब तो एक ही बात आ रही होगी। डबल में तो फायदा है, तो दो बार तो बता रहा हूं मैं। ठीक है अब तो बताओ एक बार जल्दी कि अब ठीक है क्या? बोलो बेटा एक बार बताओ जल्दी। चलो ठीक आ रही है ना? कल तक कोई क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का? कल तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई क्वेश्चन हो? मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में जो बताया अभी तक, मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि क्या अर्थव्यवस्था होती है हमारी, हमारा अर्थशास्त्र क्या है, कितने प्रकार का है अर्थव्यवस्था, उस सभी के बारे में बात कर चुका हूं मैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बात करी थी मैंने कि कितने प्रकार का क्षेत्र होता है। उसके बाद जो मैंने बात की थी कि मैंने अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके इतिहास के बारे में बात की है। अब जो हमें बढ़ना है, यहाँ से हमारी जो मेन इकोनॉमिक्स है वो शुरू होती है, और पहला टॉपिक होता है हमारा राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, एक बच्चा है मेरा उद्देश्य, ये वहां से है मुजफ्फरनगर से, ये बोल रहा कमेंट में कि सर गरीब बच्चों का भी नाम ले लो हमारा, ये आज ही जुड़ा है, ले लिया भाई। तो बस चलेंगे तो बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में बात जो होगी, हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वो हो गया नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पे मैं बात करूंगा। करीब करीब 4 से 5 दिन लगेंगे नेशनल इनकम कंप्लीट करने में मुझे, तो आराम से पढ़ेंगे और बहुत ढंग से समझेंगे। टॉपिक समझने वाला टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो देखते हैं कि क्या है ये आपकी राष्ट्रीय आय, उसके बारे में ही देखना है हमें कंप्लीट। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आय की, कि राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है, ये सब बोलते हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है या नेशनल इनकम क्या है, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम समझा रहा हूं बनाकर। अगर मैं कहूं, मैं लिखूं कि मैं एक समय ले रहा हूं, एक समय है, इस नेशनल इनकम को अगर हमें निकालना है तो एक समय की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमें आवश्यकता पड़ेगी एक क्षेत्र की। तीसरी जो हमें आवश्यकता पड़ती है इस राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, तीसरी आवश्यकता पड़ती है हमें कि किसके द्वारा हम वो जो उत्पादन देखेंगे, वो राष्ट्रीय आय जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न की गई है उसके बारे में देखना है। तो जो के द्वारा होगा,
उसके बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो जो उत्पादन होगा वो उत्पादन क्या है, और उस उत्पादन का मूल्य क्या है, जिसके बारे में हम निकालेंगे अपना टोटल जो राष्ट्रीय आय हमारी है। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों की आवश्यकता है अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। एक समय होगा, दूसरा मैंने बताया दूसरी आवश्यकता होती है हमारी क्षेत्र की, कि किस क्षेत्र की हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं। तीसरी आवश्यकता होती है किसके द्वारा वो राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पन्न की गई है, किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में। तीसरा हमें चौथा हमें देखना है कि किस चीज से वो राष्ट्रीय आय उत्पन्न हुई है, कि जी कोई उत्पादन तो होगा जिससे उत्पन्न हुई, जिसे बेच के हमने वो मूल्य निकाला होगा, तो उस उत्पादन का मूल्य क्या होगा, तो वो मूल्य क्या है जिससे वो राष्ट्रीय आय उत्पन्न उस देश में हुई है या उस राज्य में या किसी क्षेत्र में वो राष्ट्रीय आय उत्पन्न हुई है, उसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ, या समय का मतलब क्या है यहाँ, तो समय का मतलब जो लिया जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, और एक निश्चित समय का मतलब क्या होगा बेटा, हमारे इस इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी हमने कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक का जो समय होता है, ये हम एक वर्ष मानते हैं। ये हम क्या मानते हैं, आपका एक वर्ष मानते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम है हमारा, ये हमने निश्चित कर लिया अपनी अर्थव्यवस्था में कि हम 1 अप्रैल से ही और 31 मार्च तक वो चीज देखेंगे कि जो किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में, किसी देश में उत्पादित की गई है और उसका मूल्य कितना है। तो उसके बारे में बात कर रहा हूं, ये है वो एक समय जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा था अभी। एक समय का मतलब क्या है, एक समय निश्चित किया गया है, वो निश्चित समय क्या होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक वो समय होता है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो बेटा इसमें जो क्षेत्र शामिल होता है, तो उसमें क्षेत्र शामिल होता है किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र, किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र, और मैं प्लस कर रहा हूं आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। तो ये वो क्षेत्र है जिस देश की हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं। अगर मैं भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं कि भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जो भारत का आपका मैप है, जो हमारा मैप है, ये हमारा टोटल कंप्लीट क्या है, ये हमारा टोटल भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये हमारा जो टोटल होता है वो हमारा भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये वाला भाग हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। ये दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा क्या, आपका दूसरा मैंने बताया आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि ये तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। अगर मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं कि आर्थिक क्षेत्र क्या है हमारा, तो आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये है कि मैं किसी देश को उठाता हूं। मैंने कहा मैं जापान को उठा रहा हूं, ये जापान है एक देश, और मैंने कह दिया कि इस जापान में क्या है, इस जापान में हमारी कोई एम्बेसी है, इस जापान में कोई हमारी एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब होता है जहां हमारे भारत के राजदूत रहते हैं, जो हमारे आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले जो होते हैं, वो रह रहे हैं यहाँ पे एम्बेसी में। या मैं ये कह दूं कि इसी जापान में हमारी कोई कंपनी काम कर रही है, जैसे मैंने कह दिया ओएनजीसी है, ओएनजीसी है, ये मैंने कह दिया बीएचईएल है, ठीक है। ये कंपनी हमारी भारत की है, महारत्न कंपनी है, ये कंपनियां काम कर रही है इस क्षेत्र में जापान के। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, इसकी जो इनकम होगी, यहाँ से जो पैसा भारत में आएगा, वो भारत का आर्थिक क्षेत्र होगा बेटा। वो जो होता है आपका, वो भारत का आर्थिक क्षेत्र होता है कि किसी देश में भारत की जो एम्बेसी है वो, या फिर मैं ये कह रहा हूँ उसी देश में यदि हमारी कोई कंपनियां काम कर रही है वो, तो वो सारा का सारा क्या माना जाएगा हमारा, वो आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, वो आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो मैंने ये कहा है कि हम जो यहाँ क्षेत्र काउंट कर रहे हैं कि क्षेत्र कौन सा, किस क्षेत्र की निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय, तो बेटा उस देश के भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे हम यहाँ, भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे। मैंने भौगोलिक में बता दिया कि भौगोलिक में कौन शामिल हो रहा है आपका, भौगोलिक में शामिल होता है जो हमारा मैप है इंडिया का वो, और आर्थिक में मैंने बता दिया कि जो भारत की किसी अन्य देश में कंपनी है, या भारत की जो एम्बेसी है, बाहर जो एम्बेसी हमारी, जो हमारे राजदूत होते हैं, दूतावास जो है हमारे दूसरे देश में, उसमें रहने वाले जो भारतीय होंगे, उनकी आय भी हम भारत में ही काउंट करते हैं।
या जो हमारी कंपनी दूसरे देश में काम कर रही है तो उसकी जो उसका टोटल जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो होगा एक साल का, या उसकी जो इनकम होगी वो भी कहाँ ऐड होगी आपकी, वो भी भारत में ही ऐड होगी। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, अगर मुझे अपने देश की राष्ट्रीय निकालनी है तो मुझे भौगोलिक क्षेत्र भी लेना पड़ेगा इसमें, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा इसमें आपका, वो लेना पड़ेगा आपका आर्थिक क्षेत्र। मैं इनके बारे में बता चुका हूं कि भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा आपका, और आपका जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है वो क्या होगा। तो ये होती है हमारे क्षेत्र की बात, यहाँ पर ये हमारे क्षेत्र की बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जी के द्वारा, कि किसके द्वारा, अगर मैं कहूँ ये राष्ट्रीय आय जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, कौन है वो व्यक्ति करने वाला, तो मैं ये कह सकता हूं कि जी वो भारत का नागरिक हो सकता है, वो उस देश का नागरिक हो सकता है जिसकी हम राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, वो नागरिक हो सकता है वहां का भाई। या मैं ये कह सकता हूं वो गैर नागरिक भी हो सकता है, वो गैर नागरिक भी हो सकता है, गैर नागरिक हो सकता है वो। या मैं ये कहूं वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका मैं कह दूं वो आपका निवासी हो सकता है भारत का, वो भारत का निवासी हो सकता है। या मैं ये कह दूं वो भारत का गैर निवासी हो सकता है, गैर निवासी हो सकता है। तो बेटा चारों शब्द समझने लायक है कि होता क्या है इसका मतलब। भाई मैं ये कहूं, मैं नागरिक पे बात यदि करूं पहले, तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। किस आधार पर हूं, मैं जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हूं। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। नॉर्मली बता रहा हूं अभी, भारत की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति लेना चाह रहा है तो वो 5 आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। या तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या फिर दूसरा उसने क्या कराया हो, वो भारत में आके आपका, मैं ये कह दूं कि 5 साल लगातार रहा हो तो वो आपका पंजीकरण करा सकता है। 5 साल रह गए, कोई बाहर का व्यक्ति है वो भारत में आकर लगातार 5 वर्ष रह ले तो वो पंजीकरण करा सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से आकर हमारे देश में 10 वर्ष रह ले लेकिन लगातार नहीं रहना, कभी 2 वर्ष के लिए आया, कभी 1 वर्ष के लिए आया, कभी 3 वर्ष के लिए आया, ऐसा करके उसने 10 वर्ष बिता दिए भारत में, वो भारत की नागरिकता ले सकता है देशीकरण के आधार पर। जो 5 वर्ष रहता था वो पंजीकरण के आधार पर, जो 10 वर्ष रहेगा वो देशीकरण के आधार पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति पहले भारत का नागरिक था लेकिन आज वर्तमान में चला गया हो कहीं विदेश, तो उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चे अपने माता पिता का आधार लेकर वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। चौथा आधार होता है वंश का आधार। पांचवा आधार होता है यदि भारत किसी अन्य देश पर अटैक करे और उस देश को विजिट कर ले, उस देश को जीत ले, तो वहां के जो नागरिक होंगे वे भी क्या हो जाएंगे आपके, वे भी स्वयं भारतीय हो जाएंगे। तो 5 आधार होते हैं भारत की नागरिकता लेने के। पहला जन्म का आधार, दूसरा पंजीकरण का आधार, तीसरा देशीकरण का आधार, चौथा मैंने बता दिया वंश का आधार, और पांचवा किसी देश को विजिट करके या किसी क्षेत्र को विजिट करके जो वहां के नागरिक होंगे वे भी भारतीय हो जाएंगे। तो मैंने कहा है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भारत का जन्म के आधार का नागरिक हूं, मैं जन्म के आधार का नागरिक हूं। तो नागरिक तो मुझे पता लग गया, जो जिसका जन्म भारत में हुआ या किसी भी प्रकार से जो मैंने 5 आधार बताए हैं उनमें से किसी भी प्रकार से उसने भारत की नागरिकता ली है वो भारत का नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा। 5 आधार में से किसी भी आधार से वो नागरिकता ले सकता है, वो भारत का नागरिक होगा। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं जन्म के आधार पर हूं तो मैं रह कहां रहा हूं, मैं रह भी तो भारत में रहा हूं। मैं कहां रह रहा हूं, मैं भारत में रह रहा हूं। तो इसका मतलब मैं निवास कहां कर रहा हूं, मैं निवास कर रहा हूं भारत वाले क्षेत्र में। मैं बाहर नहीं रह रहा, किसी अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं और नहीं रह रहा, मैं कहां रह रहा हूं, पर भारत में रह रहा हूं। तो इसका मतलब मैं अपने आप को ये कह सकता हूं कि मैं भारत का नागरिक तो हूं, मैं भारत का नागरिक तो हूं, लेकिन नागरिक के साथ साथ मैं क्या हूं, भारत का मैं निवासी भी हूं। भारत का मैं भारत का क्या हूं, मैं भारत का निवासी भी हूं। तो ये स्थिति मेरे लिए दोनों हो सकती है, ये स्थिति मेरे लिए दोनों हो सकती है। अगर मैं गैर नागरिक की बात करूं, अगर मैं गैर नागरिक की बात करूं तो क्या हो सकता है, मैंने ये कहा है कि जैसे गैर नागरिक का मतलब ये है, गैर नागरिक का मतलब ये है कि जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं है, नागरिकता नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति गैर नागरिक होगा भारत का, वो व्यक्ति गैर नागरिक होगा भारत का। जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है वो व्यक्ति क्या होगा, गैर नागरिक होगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि वो गैर नागरिक कौन हो सकता है, किसी भी अन्य देश का, भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश का, मैंने कह दिया कि कोई व्यक्ति यूएसए का है, अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। यदि वो व्यक्ति गैर नागरिक है भारत का, मतलब भारत का सदस्य, भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन वो कहां रह रहा है, लेकिन मैंने कह दिया वो कहां रह रहा, भारत में, वो भारत में रह रहा है, वो भारत में रह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी कहां रह रहा हो, वो भारत में रह रहा। तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन निवास कहां कर रहा है, निवासी कहां का है, भारत का निवासी। लेकिन हम कह सकते हैं भारत का निवासी है वो व्यक्ति।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश का तो नागरिक हो, अगर वो भारत में रह रहा हो तो भारत का क्या बन जाता है, आपका निवासी, मतलब जहां रह रहा है, जहां निवास कर रहा है वो वहां का निवासी होता है, चाहे उसके पास नागरिकता किसी भी देश की हो, नागरिक वो अपने ही देश का होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं गैर निवासी का मतलब क्या है, गैर निवासी का मतलब ये है, अब जैसे समझो मैंने कहा था अभी कि मेरे पास भारत की नागरिकता है तो मैं भारत का नागरिक हूं, मैंने फिर ये भी कहा कि मैं रह भी कहां रहा हूं, मैं रह भी भारत में रहा हूं तो मैं भारत का निवासी भी हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भारत का नागरिक तो हूं, मैं जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हूं, लेकिन अगर मैं यहां ना रहूं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं, जैसे मैंने इनके लिए प्रयोग करा कि कोई व्यक्ति गैर नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत में रह रहा है, वो भारत का निवासी हो सकता है, वो भारत का निवासी हो सकता है। गैर नागरिक है, भारत का नागरिक तो है नहीं, वो अमेरिका का है, लेकिन भारत में रह रहा हो तो भारत का निवासी हो सकता है वो। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास भारत की नागरिकता है और रह रहा हूं मैं अमेरिका में, मैं किसी कंपनी में कार्य कर रहा हूं अमेरिका में, तो मैं नागरिक तो भारत का हूं, मैं नागरिक तो हूं भारत का, लेकिन निवासी कहां का हूं, निवासी हूं मैं किसी और देश का। इसका मतलब मैं भारत का क्या हूं, गैर निवासी व्यक्ति हूं, मैं भारत का गैर निवासी व्यक्ति हूं। मैं रह कहां रहा हूं, मैं रहता हूं कहां, अमेरिका में, किसी एक कंपनी में कार्य करता हूं, तो मैं ये बोला जा सकता है मेरे बारे में कि मैं नागरिक जो हूं, मैं नागरिक हूं भारत का, लेकिन मैं भारत का गैर निवासी व्यक्ति हूं, मैं भारत में रहता नहीं। मैं कहां रह रहा हूं, मैं रह रहा हूं आपका अमेरिका में। तो मेरे लिए शब्द यूज हो सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं लेकिन गैर निवासी हूं, मैं भारत में रह नहीं रहा हूं, कहीं और रह रहा हूं, कहीं कंपनी में काम कर रहा हूं, तो वो शब्द होता है आपका गैर निवासी। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और मैं ये कह दूं कि वो रह रहा हो अमेरिका में, तो वो व्यक्ति भारत के लिए गैर निवासी कहलाएगा, लेकिन नागरिक जरूर भारत का है। वो व्यक्ति भारत के लिए गैर निवासी कहलाएगा, लेकिन नागरिक वो जरूर भारत का है। तो ये चार शब्द हो सकते हैं बेटा, ऐसा भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति नागरिक है वो निवासी भी जरूर होगा भारत का, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है वो निवासी जरूर हो भारत का, ऐसा भी कुछ नहीं है। भारत का नागरिक है, वो बाहर रहा हो किसी कंपनी में, बाहर विदेश में काम कर रहा हो, वहां पढ़ाई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो गैर निवासी हो सकता है भारत के लिए, वो बाहर दूसरे देश में रह रहा है, उस देश का निवासी है वो, लेकिन नागरिक भारत का है। कोई मैंने कहा कि बाहर का व्यक्ति है जो नागरिक अमेरिका का है, जापान का है, कि फ्रांस का है, किसी अन्य देश का नागरिक है वो, लेकिन रह कहां रहा है, वो रह रहा है भारत में आके, तो भारत का तो निवासी हो जाएगा वो, लेकिन भारत के लिए गैर नागरिक होगा, वो नागरिक नहीं है वो भारत का, वो गैर नागरिक कहलाता है भारत के लिए। बेटा एक बात ये बताओ कि चारों शब्द समझ में आए या नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा नहीं तो सुनता, एक बार सभी मुझे बता दो कमेंट करके कि बेटा चारों शब्द समझ में आए या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय निकालने में, इनके बिना राष्ट्रीय नहीं निकलेगी, क्योंकि यही चीज मुझे समझानी है फिर आगे। एक बार सभी बच्चे बता दो भाई कि आए समझ में या नहीं, आए समझ में या नहीं, एक बार बोलो बेटा सारे, बोलो एक बार, आए या नहीं समझ में। सभी को आगे भाई, आगे सभी को समझ में, कोई है बेटा ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा एक बार, अगर कोई है सब बताऊंगा। राम राम भाई, राम राम। कोई है बेटा एक बार बोलो अगर कोई है, सब सभी को आ गया ना, बताऊं दोबारा, दोबारा बता रहा हूं, बोलता हूं, मैंने ये बोला बेटा मैं भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर बात कर रहा हूं, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर बात कर रहा हूं, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर बता रहा हूं कि क्या स्थिति है नागरिक की या गैर नागरिक की या निवासी की या गैर निवासी की, ठीक है, भारत के उदाहरण देकर बता रहा हूं, तब देखना एक बार, तब समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं, मैंने ये कहा कि मैं नागरिक की यदि बात करूं, यदि मैं नागरिक की बात करूं कि नागरिक क्या है, तो मैंने ये बोला कि बेटा कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, यदि ये व्यक्ति भारत में जन्मा हो, ये व्यक्ति मैंने कहा कि भारत में जन्मा हो, तो ये भारत का नागरिक है। अगर ये व्यक्ति भारत में जन्मा है तो ये भारत का क्या है, ये भारत का नागरिक है व्यक्ति। लेकिन यदि मैं ये कहूं इस व्यक्ति के लिए क्या दो कंडीशन नहीं हो सकती, यदि भारत में तो जन्मा है, भारत का नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए दो कंडीशन हो सकती है, इस व्यक्ति के लिए दो कंडीशन हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है, पहली अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन ये हो सकती है, पहली कंडीशन ये हो सकती है, यदि मैं ये कह दूं कि ये विदेश में रह रहा हो, यदि मैं ये कहूं ये विदेश में रह रहा हो, तो उस दौरान क्या स्थिति होगी, उस दौरान क्या स्थिति होगी, हमेशा भारत के लिए नहीं कहेंगे, हमेशा भारत के लिए ये नहीं बोलेंगे कि भाई
ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति भारत का क्या हुआ आपका, ये व्यक्ति भारत का गैर निवासी हुआ, ये व्यक्ति भारत का क्या है, गैर निवासी है, ये बोल देंगे हम इसे। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं ये भारत का नागरिक तो है, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं ये भारत का नागरिक तो है, मैंने कहा भारत का नागरिक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये भारत में ही रह रहा है, भारत में ही रह रहा है, तो उस दौरान क्या होगा बेटा, उस दौरान मैं ये कह सकता हूं कि भारत का नागरिक, भारत का निवासी भी है, भारत का नागरिक तो था ही, अब क्या हो गए, ये भारत का निवासी भी हो गया, अब ये भारत का निवासी भी हो गया। ऐसे ही मैं ये बात कह दूं कि कोई व्यक्ति, अगर मैं ये कह दूं कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति आपका कहां का है, यूएसए का है, ये ए नाम का व्यक्ति जो है ये यूएसए का है, तो ये यूएसए का क्या हुआ, ये यूएसए का नागरिक हुआ, ये व्यक्ति यूएसए का नागरिक हुआ। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि ये व्यक्ति क्या है, भारत में रह रहा है, ये भारत में रह रहा है, तो नागरिक कहां का है, यूएसए का, लेकिन निवास कहां कर रहा है, निवास कर रहा है भारत में, तो भारत का क्या हुआ ये व्यक्ति, भारत का हुआ ये निवासी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति आपका यूएसए में ही रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, तो उस दौरान क्या होगा ये, उस दौरान क्या ये अमेरिका तो नागरिक ही है, यूएसए का तो नागरिक है, तो आपका निवासी भी कहां का हो जाएगा, ये निवासी भी कहां का, सॉरी आपका गैर निवासी होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति भारत में रह रहा है तो निवासी होगा भारत का, अगर ये यूएसए में रह रहा है तो तब निवासी हो सकता है कहां का, तब निवासी हो सकता है आपका यूएसए का। लेकिन फिर अगर जब ये भारत में रहेगा तो भारत के लिए तो ये बोल सकते, भारत में रह रहा है अगर ये व्यक्ति, तो अमेरिका के लिए क्या हो जाएगा, अमेरिका के लिए तो गैर निवासी व्यक्ति हो जाएगा, ये अमेरिका के लिए गैर निवासी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में नहीं रह रहा, कहां रह रहा है, भारत में रह रहा है। जब अमेरिका में रहेगा तब वहां का निवासी है, और अगर भारत में रह रहा है तब यहाँ का निवासी है। जब भारत में रह रहा है, अमेरिका में नहीं रह रहा, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के लिए गैर निवासी हो जाएगा उस दौरान, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका के लिए गैर निवासी हो जाएगा। तो ये स्थिति होती है भाई, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वो व्यक्ति उस देश का निवासी होता है, चाहे वो नागरिक कहीं का भी हो। अगर मैंने ये कहा मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत में रह रहा हूं, तो मैं भारत का नागरिक भी हूं, मैं भारत का निवासी भी हूं। मैं ये कह रहा हूं मैं भारत का नागरिक हूं, बाहर रह रहा हूं किसी देश में, तो मैं भारत का नागरिक हूं, उस देश का निवासी हूं, और भारत के लिए गैर निवासी व्यक्ति हूं, भारत में नहीं रह रहा मैं। ये होती है चलो की एक बार देखो बेटा, अभी समझ में आया नहीं, नागरिकता तो देखो भी हो सकती है, नागरिकता दो देशों की भी, हाँ दो देशों की हो सकती है, लेकिन भारत ने से मान्यता नहीं दी अभिषेक, भारत ने से मान्यता नहीं दी। भारत की स्थिति ऐसी है, हमारे संविधान में एक ही बात लिखी गई है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान होगा, लेकिन ये नागरिकता जो है, लेकिन ये नागरिकता जो है, ये बात जो ये कानून बनाया गया भारत में एकल नागरिकता का, ये सबसे अधिक जो लागू होता है बेटा सामान्य मनुष्य पे लागू होता है, जो सामान्य नागरिक भारत के उन पर लागू होता है। अगर मैं बात जैसे कहूं, जैसे ये कहा जाता है बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जिनके पास भारत की भी नागरिकता है और किसी अन्य देश की भी नागरिकता है, तो उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वे भारत को टैक्स दे रहे हैं, भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनके लिए कोई चीज मान्य नहीं रहती। हाँ ये जरूर है, हो सकती है दो देशों की नागरिकता, जैसे मैं सानिया मिर्जा का उदाहरण देकर कहूँ, तो सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है आज भी वर्तमान में, पाकिस्तान में शादी कर ली, अभी तक उसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, तो ऐसा भी हो सकता है वो पाकिस्तान में रह रही है तो भारत सरकार उसकी यहाँ से कैंसिल कर देती, अगर हमारे पाकिस्तान से संबंध सही नहीं है तो ऐसा करते भारत की कैंसिल कर, लेकिन करी नहीं, क्यों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए खेलती है, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जैसे अगर नागरिकता लेंगे दो देशों की तो समाप्त कर दी जाएगी। हाँ उद्देश्य बोल बेटा, क्या क्वेश्चन है सर, एक बार बताओ, बोल उद्देश्य क्या बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बोल उद्देश्य लिख दे तो अपना जो भी है बता दूंगा। तो ये मैंने बताया कि इन दो लोगों के द्वारा उत्पादन होता है, तो वो उत्पादन हो सकता है इन व्यक्तियों के द्वारा। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि स्थिति क्या है और भी इसकी। अगर मैं ये कहूं कि उत्पादन, तो मैंने कहा कि एक वर्ष में एक निश्चित समय में, मैंने कहा कि एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कुल उत्पादन होगा, कुल उत्पादन जो कुल उत्पादन होगा उसकी हम बात करेंगे, कुल उत्पादन की हम बात करेंगे, और उस कुल उत्पादन के अंतिम मौद्रिक मूल्य को
मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहा जाता है। ये होती है राष्ट्रीय आय। मैंने कहा कि जो टोटल उत्पादन करेंगे, अब एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि मैंने ये कह दिया मैं भारत की राष्ट्रीय आय निकाल रहा हूं, मैं भारत की राष्ट्रीय आय निकाल रहा हूं, तो मैंने ये देखा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे यहाँ 10 वस्तु, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे यहाँ केवल 10 वस्तु का उत्पादन किया इन सभी लोगों ने। इन सभी लोगों ने, नागरिक ने भी, गैर नागरिक ने भी, निवासी ने भी, गैर निवासी ने भी, इन सभी ने कितने का उत्पादन किया है? 10 वस्तुओं का उत्पादन किया है। वो हमारी भौगोलिक सीमा में भी हुआ है और आर्थिक में भी हुआ है, सभी जगह हुआ है। तो टोटल उत्पादन कितना हुआ? 10 वस्तु। और अगर मैं इन वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य निकाल दूं, मैंने कहा कि ये वस्तु मार्केट में जाकर कितने की बिकी? ये वस्तु मार्केट में जाकर बिकी, मैंने कह दिया 100 रुपए की। तो ये 100 रुपए जो है आपकी, ये 100 रुपए आपकी राष्ट्रीय आय, ये 100 रुपए जो है आपकी ये राष्ट्रीय आय, ये 100 रुपए जो है आपकी ये राष्ट्रीय आय होती है। ये 100 रुपए राष्ट्रीय आय होती है। अब परिभाषा में बता रहा हूं, एक निश्चित समय में किसी देश की भौगोलिक व आर्थिक सीमा के अंदर, एक निश्चित समय में किसी देश की भौगोलिक व आर्थिक सीमा के अंदर नागरिकों, गैर नागरिकों, निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा किए गए कुल उत्पादन का, नागरिकों, गैर नागरिकों, निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा किए गए कुल उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य, किए गए कुल उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। दोबारा बता रहा हूं, एक निश्चित समय में किसी देश के भौगोलिक व आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों, गैर नागरिकों, निवासियों, गैर निवासियों के द्वारा किए गए कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। बेटा एक बार जल्दी बताओ कि समझ में आई ये बात या नहीं आई? ये बात समझ में आई है नहीं? बोलो बेटा एक बार, परिभाषा समझ में आई है या नहीं आई? तनु आई? तनु सैनी बेटा आई नहीं समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं लिख ही दे रहा हूं परिभाषा ना, मैं एक बार लिख रहा हूं उसकी परिभाषा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं एक बार लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं एक बार, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी देश की, किसी देश की भौगोलिक व आर्थिक सीमा के अंदर नागरिकों, गैर नागरिकों, निवासियों, गैर निवासियों के द्वारा किए गए कुल उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। वही सेम बात मैंने लिखी जो मैंने डायग्राम में आपको भी बताई थी। मैंने कहा इनके बारे में मैं और भी अभी डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी निकाल कर दिखाऊंगा, तब मैं इनके बारे में और भी बात करूंगा कि किस व्यक्ति का जो राष्ट्रीय आय, जो किस व्यक्ति की इनकम को हम भारत में जोड़ेंगे और किस व्यक्ति की इनकम को हम घटा देंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार ये देख लो समझ में आई है बात नहीं? एक बार ये देख लो समझ में आई ये बात नहीं? बोलो बेटा एक बार, आइए समझ में?
हो जाएगा भाई सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बढ़ुआ भाई चलेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, अभी आगे जैसे बढ़ते रहेंगे हो जाएगा क्लियर सारा। अगर मैं बात करूं कि यदि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, तो इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए होती है, मुझे चार चीज चाहिए, तब मैं नेशनल इनकम पर पहुंचता हूं। चार चीज की आवश्यकता होती है मैं इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए। इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए चार चीज की मुझे आवश्यकता है। पहली आवश्यकता होती है मुझे जीडीपी होती है, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी आवश्यकता होगी। क्या है मैं बताऊंगा, अभी बात करेंगे डिटेल में, देखेंगे से है क्या है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है हमारी एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है आपका जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये होती है जो हमारा एनएनपी होता है, वही एनएनपी हमारी क्या होती है, वही एनएनपी हमारी राष्ट्रीय आय होती है। यही एनएनपी क्या होती है हमारी, यही एनएनपी हमारी राष्ट्रीय आय होती है, इसे हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उसके बारे में बात करनी है, वो डिटेल में देखनी है कि हम जीडीपी कैसे निकाल लेंगे, हम एनडीपी कैसे निकाल लेंगे, या हम जीएनपी कैसे निकाल लेंगे, या फिर हम आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा, जिसे हम राष्ट्रीय इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहां तक हमें पहुंचाएंगे कैसे। तो मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं पहले कि इनकी स्थिति है कैसे, ये निकाली कैसे जाती है आपकी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और तीसरा है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और चौथा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक बार देख लेंगे कि जीडीपी की स्थिति क्या है, जीडीपी की स्थिति क्या है, जीडीपी को देख लेंगे। कोई बच्चा है तो अगर बता दो, किसी को पता हो तो, कोई बच्चा है अगर तो बता सकता है, वो मुझे बता दो कि क्या होती है जीडीपी। है कोई बच्चा? चलेंगे बात करेंगे जीडीपी पे कि क्या होती है जीडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। बेटा घरेलू का मतलब जो है यहाँ ये समझ लो बस एक बार, घरेलू का मतलब जो है वो हमारे देश से है। अगर हम भारत की निकाल रहे हैं जीडीपी, अगर हम भारत की जीडीपी निकाल रहे हैं तो यहाँ घरेलू का मतलब बस किससे है, यहाँ घरेलू का मतलब जो है वो देश से है बेटा, देश से है। देश से है। अभिषेक देख लो पहले, है ना, बात करेंगे फिर इसको। अगर मैं बात करूं कि क्या है,
अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि घरेलू का मतलब यहाँ देश से है। अभी मैंने तुम्हें एक राष्ट्र आय की परिभाषा दी थी। मैंने ये कहा था कि किसी देश की भौगोलिक व राजनीतिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सॉरी और आर्थिक सीमा के अंदर नागरिकों, गैर नागरिकों, निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन जो होता है हमारा, वो जीडीपी कहलाता है। तो मैंने इसमें नागरिक भी जोड़े थे, गैर नागरिक भी जोड़े थे, मैंने निवासी भी जोड़े थे और गैर निवासी भी जोड़े थे, मैंने सभी जोड़ दिए थे इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं अब जो बात कर रहा हूं, तो जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी में जो लिखा जाता है मैं वही सेम लिख रहा हूं यहाँ। एक निश्चित समय, एक समय के बारे में ही बात करूंगा मैं, वही सेम यहाँ। एक फिर हमने देखा था क्षेत्र के बारे में बात की थी हमने। एक मैंने के द्वारा बात की थी कि किसके द्वारा उत्पादन होगा, और एक मैंने बात की थी कि उत्पादन जो होगा हमारा तो वो क्या है, जो वस्तु होगी हमारी उसके बारे में बात करी थी, और मैंने फिर उसके मूल्य के बारे में बात की थी। तो अगर मैं बात करूं तो एक वही समय क्या है आपका, एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय है। लेकिन एक निश्चित समय कितना है, वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक, ये हमारा एक निश्चित समय होता है। दूसरा मैंने कहा क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र में अब मैं देश की भौगोलिक सीमा लूंगा, बस देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा। तो अब मैं और कुछ नहीं ले रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट बस केवल बात कर रहा हूं, मैं बाहर की कोई बात नहीं कर रहा। अब मैं ये कर रहा हूं, अगर मुझे भारत की निकालनी है तो मुझे बस भारत का मैप देखना होगा कि उस मैप के अंदर जो भारत का मैप है, उस मैप में कितना क्या हुआ होगा आपका, कि उस मैप में क्या है आपका, कितना जो टोटल भौगोलिक सीमा है उस मैप में जो हमारी दर्शाई जाती है वो भौगोलिक सीमा, उसमें कितना उत्पादन होगा, केवल उसके बारे में बात करूंगा। किसके द्वारा होगा भाई, ये तो क्या हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं भारत के नागरिकों के द्वारा हो सकता है। भारत के वे नागरिक, वे नागरिक, वे नागरिक जो भारत के निवासी हो, जो भारत के निवासी हो, निवासी हो, या तो उनके द्वारा हो सकता है, या मैं ये कह दूं कि भारत के गैर नागरिक, भारत के गैर नागरिक, गैर नागरिक, भारत के गैर नागरिक जो भारत में, जो भारत के निवासी हो, भारत के निवासी हो, निवासी हो। तो मैंने ये बोला है कि या तो मैं ये कह दूं भारत के नागरिक है, मैं भारत का नागरिक, मैं भारत में रह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इनकम आ रही, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा, या मेरी इनकम इंक्लूड करी जाती जीडीपी में। या मैं ये कह दूं, या मैं ये कह दूं, या मैं ये कह दूं कि बाहर का कोई व्यक्ति है लेकिन रह रहा भारत में है। मैंने कहा कि भारत का क्या है, गैर नागरिक है लेकिन भारत का निवासी, भारत में रह रहा हो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे देश में रह रहे, मैंने कहा विदेशी कोई व्यक्ति जो हमारे देश में उत्पादन कर रहे वे लोग, और हम भारतीय लोग जो भारत में ही रह रहे वे दोनों जो उत्पादन करेंगे। दो ही व्यक्ति शामिल किए गए हैं, भारत के वे लोग जो भारत में ही रह रहे हैं, या फिर विदेशी वे व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं आके। तो उन दोनों की बात की मैंने केवल यहाँ, उन दोनों के द्वारा जो उत्पादन होगा, इनके द्वारा जो उत्पादन होगा, जो कुल उत्पादन होगा, जो कुल उत्पादन होगा, वही कुल उत्पादन, इसी कुल उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होगा, इसी कुल उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो आपका जीडीपी कहलाता है। वही मौद्रिक मूल्य आपका जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आगे मेरी बात समझ में देखो, जीडीपी क्या होता है, उसमें मैंने बाहर के भी जोड़े थे, मैंने विदेशी, मैंने कहा था कि भारत के वे लोग जो बाहर रह रहे हैं उनकी भी आय जोड़ो भारत में। लेकिन यहाँ मैंने ये कहा, यहाँ में विदेशों को कुछ नहीं देखना, हम बात कर रहे हैं केवल अपने देश के बारे में। हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वे बाहर के रह रहे हैं चाहे हम रह रहे हैं यहाँ, उनके द्वारा जो टोटल उत्पादन होगा वही जीडीपी है तुम्हारा। एक साल के अंदर भारत में रह रहे, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन भारत का जीडीपी कहलाता है, भारत का जीडीपी कहलाता है। देखो समझ में आई बात। मैंने कहा कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले जो कुल व्यक्ति है, रहने वाले जो सारे नागरिक हैं, उनके द्वारा किया गया टोटल उत्पादन ही भारत का क्या है, वही भारत का जीडीपी है। बाहर का हम कुछ नहीं जोड़ रहे अभी। हमने ये कहा कि भारत के अंदर जो भारत की भौगोलिक सीमा, भारत का जो मैप है, उसमें जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे वे नागरिक हो, गैर नागरिक हो, निवासी हो, निवासी तो होंगे, गैर निवासी नहीं लेकिन शामिल होंगे, तो उन व्यक्तियों के द्वारा कितना भी उत्पादन होता है भारत की भौगोलिक सीमा में रहकर अंदर, वही हमारा जीडीपी होता है, वही हमारा जीडीपी होता है। देखो एक बात बताओ, समझ में आई ये बात नहीं, बोलो ये बात समझ में आई। भारत में रहने वाले सारे व्यक्ति, चाहे वो कहीं का भी है या भारत का है, जो भी यहाँ उत्पादित करेगा वही भारत की जीडीपी है, वही भारत की जीडीपी है, वही भारत की जीडीपी है। बोलो एक बार बात, बोलो भाई एक बार।
आई क्या बात समझ भाई? मैंने कहा भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, केवल भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे वो विदेशी है या भारत का नागरिक है, वो जो टोटल उत्पादन करेंगे सारा, वही क्या होगा आपका, वही जीडीपी है आपका टोटल, वही आपका जीडीपी है। बता दो बेटा एक बार कमेंट करके मुझे सारे कि आई बात समझ में नहीं? 3 बच्चों ने बता दिया। आगे आगे बेटा सभी को, आगे सभी को, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। अगर आगे तो मैंने कहा, मैंने बोला है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, केवल भारत का मैप वाला जो भाग है, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, उनके द्वारा जो टोटल उत्पादन होगा, उसी का अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होगा, वही हमारा जीडीपी कहलाता है, वही हमारा जीडीपी कहलाता है। मैं अंतिम मौद्रिक मूल्य के बारे में बार बार क्यों कह रहा हूं, वो मैं आगे बताऊंगा कि जीडीपी भी दो हो सकती है, नेशनल इनकम भी किसी राष्ट्र की दो हो सकती है, वो हम बात करेंगे कि कैसा हो सकती है। अभी तो बस मैंने बता दिया कि टोटल उत्पादन जो है हमारा, वही जीडीपी है, एक भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया उत्पादन है, हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया टोटल उत्पादन ही हमारा जीडीपी है। अब यदि मैं कहूं कि जीडीपी तो हमारी निकल गई, तो यदि अब हमें जीडीपी पे से किस पे पहुंचना है, आपका जीडीपी से पहुंचना है हमें आपका एनडीपी पे। दूसरा है हमारा एनडीपी, एनडीपी दूसरा है हमारा एनडीपी, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैं अगर कहूं कि शुद्ध का मतलब क्या है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने भी जीडीपी निकाली थी अपनी, जो हमने टोटल जीडीपी निकाली, मैंने कहा टोटल उत्पादन जो भारत में हुआ है, जो वो जीडीपी है, यदि मैं उस जीडीपी में से जब वो टोटल उत्पादन किया गया होगा, तो जिन मशीनों से उसका उत्पादन किया गया होगा या जो खर्चा आया होगा, मैं ये कह दूं वो सारा हटा दूं, मैं वो मूल्य ह्रास हटा दूं उसमें से, या वो डेप्रिसिएशन हटा दूं, मैं इसमें से माइनस कर दूं। मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, मैं इसमें से मूल्य ह्रास माइनस कर दूं, उसे बोला जाता है मूल्य ह्रास। अगर मैं इसमें से मूल्य ह्रास घटा दूं, मैं इसमें से टूट फूट कहा जाता है, टूट फूट जो है, वो टूट फूट का जो खर्चा आया है, वो मैंने इसमें से घटा दिया जीडीपी में से, तो वो शुद्ध बच गया बेटा हमारे पास। वो क्या बच जाता हमारे पास, वो शुद्ध बच जाता है हमारे पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो शुद्ध आ गया बिल्कुल, कि इतना ये टूट फूट हुई थी हमने ये घटा दिया, ये टूट फूट हुई थी मशीन में बनाने से, इसलिए हमने ये घटा दिया, तो वो क्या बच गया हमारे पास, वो आपका क्या बच गया, वो बच जाता हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बच जाता है हमारा क्या बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बच जाता है हमारा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने कहा जीडीपी में से यदि मैं जो भी टूट फूट है, जो भी टूट फूट है, यदि मैं उसे घटाता हूं, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, यदि मैं उसे घटाता हूं, तो वो क्या बचता है हमारा, वो बचता है हमारा क्या आपका, वो बचता है हमारा एनडीपी, एनडीपी शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। बोलो बेटा आगे समझ बात, आई बात समझ में इतनी, आगे बात समझ में हो गया बेटा इतना? चलो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, एक और बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। अभी लास्ट बता रहा हूँ बस एक और मैं, जीएनपी आपका, जीएनपी बता रहा हूँ क्योंकि मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है सर, इरफान सर मैथ की क्लास ले रहे होंगे, तो बस मैं केवल यही बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं, बेटा कोई दिक्कत हो रही है इसमें? बेटा मेरे हिसाब से शायद सर कनेक्ट हो गए उधर, और उसकी क्लास, उनकी क्लास शुरू हो चुकी है भाई, मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं कल करूंगा ना, कल बताऊंगा बेटा सब है, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इरफान सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं कल करूंगा, इतना रखेंगे, धन्यवाद आप सभी को बेटा।